जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। पिछले क्लास में मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जाना कि किस प्रकार जब छोटे मोटे आंदोलन होने लगे, आंदोलन होने होने से बहुत सारा देश में परेशानी का कारण बनने लगा। और उसको लेकर हमारे देश के जो जो नेता लोग थे, उन्होंने सोचा, जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसको आंदोलन के माध्यम से नहीं, एक साधारण लिखित तौर पे जो है एक बॉन्ड के रूप में सरकार के सामने पेश किया जाए। और वह एक सरल आसान तरीका था। तो उसको लेकर भारत में कई जगह 1885 में हमने बताया कि स्थापना होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उसके बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ तक कि गांव में भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराया गया, ताकि गांव से लेकर शहरों तक हर जगह, महानगर, नगर, सभी जगह जो है भारत को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक समृद्ध एक संगठन के रूप में सहयोग मिल सके। और वही मिला भी, बहुत अच्छा उसका परिणाम भी रहा। और साथ ही उसमें जो अध्यक्ष के रूप में बनाए गए वो सभी जाति धर्म संप्रदाय के जो लोग थे उनको उसमें जोड़ा गया कि हाँ, किसी को ये ना लगे कि कांग्रेस सिर्फ अपने लिए काम कर रही है, या फिर जो उसमें लोग शामिल है केवल वही लोग उसमें हेड के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को उसमें शामिल करके अध्यक्ष के रूप में बनाया गया और सभी जगहों पर उसका ये अधिवेशन किया गया। तो आज हम जानेंगे कि उत्तर मुगल काल क्या है। ये भी बहुत अच्छी कहानी है और आप लोगों को कहानी के तौर पे आपको एकदम समझाएंगे हम कि आपको याद हो जाए, और वीडियो देखते ही आपको याद हो जाए और मज़ा भी आएगा आपको इस सेशन को देखने में। तो आज हम बताएंगे कि उत्तर मुगल काल के बारे में। तो उससे पहले एक बात और बता दें कि थोड़ा हम इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, तो आपका भी औचित्य बनता है कि हाँ, थोड़ा सा मेरा मदद करें। आप लोग भी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लोगों को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी टॉपिक, उस टॉपिक से आपका एक भी सवाल नहीं छूटे। हमने पूरा कवर किया है। विभिन्न जो किताब है हमारे पास, बहुत सारे बुक है, उसमें से हमने खुद का ये तैयार किया है। तो इतना जब मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो आपका भी कुछ औचित्य बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचे। और हम फिर से बता देना चाहते हैं कि बिहार एसएससी, बीपीएससी, पीटी, बिहार एसआई, एसएससी जीडी, रेलवे, बैंकिंग, जीके लेवल, ऑब्जेक्टिव लेवल, जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें से आपका जो जीके का जो पोर्शन होता है वो पूर्णतः कंप्लीट करा दिया जाएगा। और यह मेरा सेशन कंटिन्यू चलेगा। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन चलेगा उसका फिर आपको पेड क्लास के लिए कहा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये पूरा सेशन जीके का जो पोर्शन है वो बिल्कुल फ्री है। और बहुत जल्द हम फिर मैथ्स का एकदम टॉप मोस्ट जो होता है, टॉप लेवल का जो जानकारी होती है, जो बेसिक से लेकर और जीरो से लेकर हीरो तक, हाई लेवल तक आप जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वो भी बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं। पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री, पहले हिस्ट्री को क्लियर कर ले, उसके बाद हम पॉलिटी में आएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स। तो आप आते हैं, देखते हैं कि उत्तर मुगल काल आखिर है क्या। उसका समय जो है 1707 से 1857 तक ईस्वी तक का माना जाता है। तो 1707 से 1857 तक ऐसा क्या रहा कि इसको उत्तर मुगल काल कहा जाता है। तो वह दौर चल रहा होता है जब 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब वो मर जाते हैं, उस औरंगजेब जब मरता है, उसके बाद होता है कि उसके बाद कुछ कारगर नेता जो है, कारगर जो शासक होते हैं वो आपका मुगल वंश में नहीं होता है। तो मुगल वंश एकदम चरमराने लगता है और ख़त्म होने के कगार पर होता है। बहुत कमज़ोर हो जाता है मुगल वंश। इसी कमज़ोर समय और इसी मुगल काल का जो कमज़ोर पहलू होता है, इसी को उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि उत्तर मुगल काल से लेकर और उत्तर मुगल काल का जो समय है वो किस तरह विभाजित हुआ और किस तरह कौन कौन से शासक आए, उन्होंने क्या क्या काम किया है, उसके बारे में हम विशेष रूप में जानकारी देंगे। वीडियो को आप देखते रहिए, पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आपको देखते देखते ही आपको पूरा वीडियो याद हो जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है कि प्रारंभिक मुगल काल, मतलब कि शुरुआत में मुगल काल की स्थिति क्या था वो जानेंगे। तो संस्थापक की बात करें, मुगल काल का संस्थापक तो बाबर जी थे।
मुगल काल का संस्थापक बाबर था, जो 1526 से 1530 तक शासन करता है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, 1526 से 1530 तक शासन करता है। उसके बाद आता है इसका बेटा, बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं आया, उसके बाद शासक बना, जो 1530 से 1556 तक शासन करता है। सबसे पहले बाबर आता है, उसके बाद हुमायूं आया। कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि हाँ इसका सीक्वेंस कि किसके बाद कौन आया, कौन शासक के बाद कौन आया, तो वो भी पूछ लिया जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल सीक्वेंस टाइप का यहाँ पे है। तो बाबर के बाद उसका बेटवा हुमायूं आता है और वो 1530 से 1526 तक रहता है। लेकिन 1526 तक तो रहता है, 1556 तक, लेकिन शेर शाह सूरी कुछ दिन आता है। शेर शाह सूरी से उसको कुछ ये होता है, युद्ध होता है। उसका वो उससे हारने के बाद वो दिल्ली चला जाता है। 1540 से 55 तक वो गद्दी छोड़कर दिल्ली ही रहता है, क्योंकि वो शेर शाह सूरी उसको बहुत परेशान करता है, हरा देता है। तो 1540 से लेकर 1555 तक जो हुमायूं रहता है वो दिल्ली ही रहता है, ठीक है। फिर 1555 में वो वापस आता है, लेकिन 1556 में वह मर जाता है। तो देखें कि किस तरह शेर शाह सूरी से हारने के बाद 1540 से लेकर 55 तक वह गद्दी छोड़ के भागा रहता है। दक्षिण में ही इसका जो है, दक्षिण में, दिल्ली में नहीं, दक्षिण में भागा रहता है। उसका 1555 में वापस आता है भारत, और 56 में जो है वो मर जाता है। उसका बाद हुमायूं पुत्र, उसका बाद फिर अकबर आते हैं। हुमायूं का बेटा अकबर आया, वो 1556 से 1605 तक रहता है। हुमायूं का बेटा अकबर आता है, 1556 से लेकर 1605 तक वह शासन करता है। उसके बाद फिर कौन आता है, तो जहांगीर आता है, जिसको सलीम के नाम से भी जाना जाता है। तो हुमायूं वो अकबर का पुत्र था। तो सबका बेटा सभी, मतलब कि एकदम उसका बेटा, जैसे कि बाबर का बेटा हुमायूं बना। हुमायूं का बेटा के बाद फिर आपका ये आ गया, क्या नाम है, अकबर आ गया। अकबर के बाद फिर जहांगीर आ गया, जिसको सलीम के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का बेटा था। 1605 से 1627 तक वह शासन करता है। उसके बाद अब 1605 से 27 तक तो शासन करता है, लेकिन 1611 में जहांगीर का शादी हो जाता है नूरजहां से, ठीक है। अब मैटर यहाँ पे फंस जाता है। जहांगीर का शादी नूरजहां से होता है, लेकिन नूरजहां जब आती है तो वो कहती है कि नहीं, हम इस तरह से घर में बैठ के नहीं रहेंगे, हमको सत्ता हमारे हाथों में चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है। वास्तविक सत्ता जो है नूरजहां के हाथों में चला जाता है, कहता है कि नहीं, शासन अब हम ही चलाएंगे। तो जहांगीर की पत्नी जो है नूरजहां, वही जो है वास्तविक शासन अपने हाथों में लेकर और शासन करना प्रारंभ करती है। उसके बाद आता है शाहजहां। तो शाहजहां 1627 से 1657 तक रहते हैं। शाहजहां आते हैं और शाहजहां 1627 से 1657 तक शासक बनता है। तो शाहजहां को औरंगजेब, अब क्या होता है इसी में कि शाहजहां को औरंगजेब बंदी बनाता है। 1658 में शाहजहां के मरने पर गद्दी औरंगजेब ले लेता है। अब इसी बीच में जब यह शाहजहां जब गद्दी पर आता है, उसी समय वो औरंगजेब जो है, औरंगजेब उसको बंदी बना लेता है, क्योंकि सत्ता उसको चाहिए होता है। लालच अब सोचा है कि अब शासन तो इसके हाथ में है, शाहजहां के हाथ में है। तो यह कहा कि चलो अब इसको, उस समय काफ़ी मजबूत था औरंगजेब, कहा कि उसको युद्ध करके और उससे छीन लिया जाए। तो शाहजहां से जो है औरंगजेब बंदी उसको बना लेता है, और 1658 में शाहजहां मर जाता है। जब बंदी बनाने के बाद 1658 में शाहजहां मरता है, तो तब औरंगजेब का काल आता है। औरंगजेब आता है और उसके बाद उसका समय जो रहा 1658 से 1707 तक का वह समय तक रहता है, जब वह शासन करता है। 1658 में औरंगजेब आता है और 1707 तक शासन करता है। 1707 में अब औरंगजेब मर जाता है, ठीक है। जब 1707 में औरंगजेब मरता है, तब आता है बहादुर शाह प्रथम। उसी को मुअज्जम भी कहते हैं या शाह बेखबर भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, 1707 में जब औरंगजेब मरने के बाद क्या हुआ कि बहादुर शाह प्रथम आता है, जिसको मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है। और उसी बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा था खफी खां।
साहेब बेखबर का नाम जो है खफी खां दिए थे। बहादुर शाह प्रथम को ही साहेब बेखबर कहा जाता है। तो साहेब बेखबर कौन नाम दिया था, कौन कहा था साहेब बेखबर? तो ही खफी खां कहे थे कि तुम साहेब बेखबर हो, उसकी उपाधि दिए थे। उसके बाद आता है जहांदार शाह। हम अभी यही बता रहे हैं कि सीक्वेंस की किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया। इसके बाद अब हम इसमें फुल डिटेल्स करेंगे आगे कि हाँ फुल चर्चा करेंगे कि किसके काल में शाहजहाँ हुआ, बहादुर शाह प्रथम हुआ, जहांदार शाह हुआ, फर्रुखसियर होगा। ये लोग किस तरह से अपना अपना जो शासन किया था, करने के बाद कैसे कैसे अपना जो साम्राज्य था उसको विस्तारित किया, कौन कौन से काम किया, क्या किया, उसके बारे में भी हम बताएंगे। अभी हम केवल यह बता रहे हैं कि हाँ किसके बाद कौन आया। तो साहेब बेखबर आता है। साहेब बेखबर को नाम किसने दिया था? खफी खां कहे थे। उसके बाद आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह का काल 1712 से 1713 साल, 21 साल तक यह टिका रहा। जहांदार शाह का जो काल रहा 1712 से 1713 तक ही रहा। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसका पूरा शासन जो है ना वो वजीर चलाता था, उतना योग्य नहीं था, सिर्फ अयास टाइप का था। तो जहांदार शाह जो है बेवकूफ़ भी था, बहुत बहुत बड़ा बेवकूफ़ था ही। इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। इसका पूरा शासन वजीर चलाता था। उसके बाद आता है इसके बाद कौन आया? फर्रुखसियर। इसके बाद फर्रुखसियर का काल आता है जो 1713 से, ये बेचारा 4 साल काम किया, 1713 से 1719 तक ही था। इसको घृणित कायर कहा जाता था। एक नंबर का बदमाश टाइप का रहा होगा, कायर था, डरपोक था। तो फर्रुखसियर डरपोक होने का इसको घृणित कायर कहा जाता है। अब यह जान ले कि सैयद बंधु कौन था। तो सैयद बंधु जो था वो किंग मेकर था, वह राजा बनाता था। मतलब राजनीतिक खेल कर इधर उधर करके जो उसको लोभ देता था, जो उसको फ़ायदा देता था, उसी को वह जो है राजा बनाने का काम करता था। उसका उस समय मैन पावर काफ़ी ज़्यादा था, लोग उसकी बातों को सुनता था। तो यह सैयद बंधु जो था किंग मेकर था, राजा बनाने का काम करता था। तो रफ़ी उद दर्जात जो फरवरी 1719 में, और रफ़ी उद दौला जून 1719 में। देखिए 1719 में ही मतलब फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह का जो शासनकाल चल रहा होता है, उसी बीच में सैयद बंधु दो राजा को और दो आदमी थे, उसको राजा के रूप में बनाया, जो था रफ़ी उद दर्जात। फरवरी 1719 में रफ़ी उद दर्जात को फरवरी 1719 में, और रफ़ी उद दौला को जून 1719 में इसको राजा बनाया। लेकिन ये दोनों को बीमारी पकड़ लिया है, वो टीबी हो गया, एक को शायद क्या चेचक उचक हो गया था, शायद दोनों मर गया, तो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए थे। उसके बाद ये फर्रुखसियर के बीच में तो ये दोनों आया, सैयद बंधु बनाया रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला दोनों को। लेकिन इसके बाद जो है आपका मोहम्मद शाह आता है। मोहम्मद शाह जो 1719 से 1748 तक बहुत लंबा समय है। मोहम्मद शाह आता है जो 1719 से 1748 तक शासन करता है। इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। किसको? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, रंगीला बाबू थे। अब आता है अहमद शाह। मोहम्मद शाह के बाद आ गए अहमद शाह, जिसका काल 1748 से 1754 तक था। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, जिसका काल अहमद शाह थे, जिसका काल 1748 से 1754 था। अब आता है आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से 1758 तक शासन करता है। आलमगीर द्वितीय के बाद आता है शाह आलम द्वितीय, जो 1759 से 1806 तक शासन करता है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय के बाद आता है अकबर द्वितीय, जो 1806 से 1837 तक शासन करता है। और मुगल वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है वो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, यह अंतिम मुगल बादशाह था, जिसका काल 1837 से 1857 ईस्वी माना जाता है। तो एक बार और इसको रिकॉल करते हैं, क्या क्या हुआ था उत्तर मुगल, जो प्रारंभिक मुगल काल था, प्रारंभिक मुगल शासक थे, उन लोगों के लिए जो सीक्वेंस है उसको देखेंगे। संस्थापक हम बताए बाबर, उसका बाद
उसका बेटा आया हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका बेटा आया अकबर, अकबर के बाद आता है उसका बेटा जहांगीर, ठीक है, जिसको सलीम के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद जहांगीर का शादी नूरजहां से हो जाता है 1611 में। वास्तविक सत्ता नूरजहां के हाथों में चला जाता है। शाहजहां आते हैं, उसके बाद शाहजहां को औरंगजेब बंदी बनाकर, और जब वो मर जाता है, बंदी बनाने के बाद 1658 में जब शाहजहां मरता है तो औरंगजेब सत्ता को संभाल लेता है, सत्ता अपने हाथों में ले लेता है। फिर औरंगजेब जो है वह 1707 में मर जाता है। मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम या शाह बेखबर आता है, 1707 से 12 तक शासन करता है। शाह बेखबर का नाम खफी खा दिया था मुअज्जम को या बहादुर शाह प्रथम को। उसके बाद आता है जहांदार शाह, 1712 से 13 तक शासन करता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहते हैं कि इसका पूरा शासन जो है वो वजीर ही चलाता था। अब जहांदार शाह के बाद आया कौन? फर्रुखसियर, जिसको घृणित कायर भी कहते हैं। फर्रुखसियर के बाद किंग मेकर था ये सैयद बंधु था। उन्होंने वो जो था वो 2 शासक और आता है बीच में, जिसको वह राजा बनाता है। रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला, ये दोनों को बनाया। दोनों शासक फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के बीच के शासक थे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के बीच जो शासन काल था उस पीरियड में कौन से 2 शासक और आए थे? तो रफ़ी उद्दरजात और रफ़ी उद्दौला आया था, दोनों था। उसके बाद मोहम्मद शाह आता है, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। उसका अहमद शाह आता है, आलमगीर द्वितीय आते हैं, शाह आलम द्वितीय आता है। उसका बाद अकबर द्वितीय आता है, बहादुर शाह द्वितीय आता है। जो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर वो अंतिम मुगल बादशाह था, वो आता है और वह अपना शासन करता है। अब हम यह देखेंगे कि किस तरह कौन कौन से शासक, जो भी शासक हम बताए उसका क्या वर्क रहता है, कैसे वो लोग काम करता है, कहाँ तक अपना क्षेत्र को विस्तारित करता है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम है, उसके बारे में हम जानेंगे। यह पार्ट 1 वीडियो था और इसमें हमने इतना ही बताया, और पार्ट 2 में हम इसका विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको एकदम बहुत अच्छा लगेगा और पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।